हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शिक्षा कुल ऑफिसर्स टॉक में। आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका नाम है मयंक। सर ने 2 बार पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है। 2020 बैच का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सर बने डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर। 2023 बैच का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सर ने हासिल किया एसडीएम पद। आज हम जानेंगे उनकी सफ़र के बारे में, उनकी जर्नी कैसी रही और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सर, शिक्षा कुल टीम और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। सर, प्लीज अपना परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम मयंक है, मयंक कुंडू। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। हरियाणा में एक शहर है करनाल, वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। मैं 2020 में यूपी में पीसीएस के थ्रू यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर की पोस्ट पर अपॉइंट हुआ था। उसके बाद मैंने 21 में भी अटेम्प्ट दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस साल मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद नहीं मिला, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। 23 में मेरा 15th रैंक आया है यूपी पीसीएस में और अभी मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिली। इसके अलावा मैं यूपीएससी के भी इंटरव्यूज दे चुका हूँ 2 बार। मेरे लगभग 4 अटेम्प्ट हो गए हैं यूपीएससी के भी। 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ और आगे भी अभी तैयारी है इस चीज की। मेरे अटेम्प्ट्स बचे हैं। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ किया है। उसके बाद मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया है और मैं फिर तैयारी कर रहा हूँ तब से। तो सर, सिविल सर्विसेज का ही आपका हमेशा से रहा या आपने किसी और एग्जाम्स के लिए भी पहले प्रिपरेशन किया है? नहीं मैम, मैंने हमेशा से ही, मेरा इनिशियल डेज से ही सिविल सर्विसेज के लिए इंक्लाइनेशन था। वही रीजन था मेरा 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ करने का भी। ऑल्दो साथ में जुडिशियल सर्विस का ऑप्शन भी था, पर हमेशा से सिविल सर्विसेज ने मुझे बड़ा फैसिनेट किया। बड़ी फैसिनेटिंग लगती रही, बड़ी डायनेमिक जॉब है, तो इसलिए मुझे हमेशा से सिविल सर्विसेज का वो था, इनिशियल स्कूल डेज से ही था। सर, आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? मैंने 2017 में, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, एमए कर रहा था, मैंने 17th में डीयू में था जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब मैंने तैयारी शुरू की। और सर, कितने उतार चढ़ाव रहे आपके इस जर्नी में? बहुत सारे, मतलब बहुत सारे रहे हैं। 17 से लेके अब 23 में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। ऑल्दो मेरा 3rd अटेम्प्ट था पीसीएस का, और यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। स्टेट सर्विसेज के कई अटेम्प्ट मैंने, हिमाचल सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज, बहुत सारे एग्जाम दिए। सर, आपका जो 11th-12th का रहा है सर, उसमें क्या स्ट्रीम रही थी आपकी और आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? 11th-12th में मेरे पास पीसीएम थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब जो नॉन मेडिकल जिसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ किया, बीए एलएलबी ऑनर्स किया मैंने इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद मैंने फिर मास्टर्स किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो सर, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मेरे सभी वेल विशर्स को, भगवान को सबसे पहले। मतलब मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ भगवान में। मतलब मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सभी जो मेरे टीचर्स रहे हैं, जिसने भी मुझे कहीं भी किसी भी लेवल पे हेल्प किया है, सभी को इसका क्रेडिट दूंगा मैं। तो सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनके बिहाफ में मैं उनके क्वेश्चंस आपसे एक बारी पूछना चाहूंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि इसके बाद उनके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपकी हेल्प से। जरूर। सर, सबसे पहले जो डाउट्स रहते हैं बच्चों के, वो ये रहते हैं कि जिस मंजिल पे, जिस पद पे आप हैं इस वक्त, उसकी स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन है वो कब से कर देनी चाहिए? एक जो प्रॉपर टाइम है उनको कितना लगना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली हम इस लोगों को ना, इस एग्जाम को एक 5 ईयर प्लान बना देते हैं कि बहुत लंबी प्रिपरेशन इसको हम बना देते हैं। ये उतनी लंबी प्रिपरेशन है नहीं। अगर आपको ठीक ठाक गाइडेंस मिले तो 1 से 1.5 साल बहुत है सिविल सर्विसेज के लिए। पर इनिशियली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे को गाइडेंस मिलती नहीं है। तो जब लंबा टाइम हो जाता है, वो गाइडेंस में थोड़ा टाइम लगता है, तो कई बार हम ठीक गाइडेंस नहीं मिलती है, ठीक कोचिंग नहीं मिलती है, तो लंबा हो जाता है। तो जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो एकदम राइट टाइम होता है डिसाइड करने का कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। और उसके बाद फिर आप, जैसे ही आपको लगे कि हाँ, आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ आप मैनेज कर सकते हैं, तो धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। और पोस्ट, एक बार ग्रेजुएशन जब हो जाए, फिर एक साल फुल फ्लेज तैयारी की जरूरत है और इजीली हो जाता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ भी मैनेज हो सकता है, तो उस वक्त उनके कुछ डाउट्स रहते हैं कि सर कॉलेज की पढ़ाई भी है, कॉलेज भी जाना है, क्लासेस भी लेनी है, तो उसके साथ साथ टाइम कैसे मैनेज किया जाए? जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो प्राइमरी तो कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज भी आप बार बार नहीं करते हैं, कॉलेज की लाइफ भी बहुत जरूरी है। पर साथ साथ अगर सेकेंडरी जब भी टाइम लगता है, थोड़ा बहुत जो बेसिक फाउंडेशन है वो बनाई जा सकती है कॉलेज में। बहुत फुल फ्लेज्ड आपको सारा दिन सिविल सर्विसेज के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना बेसिक आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो फिर आप उसको फुल टाइम तैयारी में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके सर, कितने अटेम्प्ट्स इसमें मिलते हैं?
पीसीएस में आपको 21 ईयर्स की जो मिनिमम एज है उससे लेके 40 ईयर्स तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं पीसीएस में, आप कितने भी दे सकते हैं। ओके। और सिविल सर्विसेज में 21 से 32 एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए उसमें 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, और ऐसे ही फिर जो अलग और रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके थोड़े अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, एज भी बढ़ जाती है। ओके ओके। तो सर एक बार में वैसे जो रहती है प्रक्रिया वो ये रहती है कि पहले प्रीलिम्स देन मेंस एंड देन इंटरव्यू? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा सिंपल सा इनका एक प्रोसेस है। आपको पहले प्रीलिम्स में एक तरह की स्क्रीनिंग होती है, और फिर आप मेंस देते हैं। जितनी वैकेंसी होती है उसके अगेंस्ट 12 to 13 टाइम्स होते हैं उसके जो मेंस देते हैं, और फिर मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। सर इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है बच्चों की तरफ से कि जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है उसमें वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी करना सही है या पहले प्रीलिम्स कर लेनी चाहिए, उसके बाद प्रीलिम्स के एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाए तब मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या ठीक है? ये सबसे बड़ा क्रूशियल चीज है, ये समझ लेना कि तैयारी सिविल सर्विसेज की हमेशा रिवर्स मोड में होती है। पहले मेंस की तैयारी होती है, फिर प्रीलिम्स की होती है, क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। जब आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट 60 to 65% आप प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो एंड में जो मतलब एक तरह से आप केक आपने बेक कर लिया है, बस आइसिंग वाला काम रह जाता है। तो आइसिंग आप फिर प्रीलिम्स के लिए करते हैं एंड में एमसीक्यू सॉल्व करके। तो इसलिए पहले मेंस की तैयारी करें और उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करें। सर जीरो से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें? किसी को बिल्कुल नहीं पता है इस एग्जाम के बारे में, तो कौन सी बुक्स या कोई वेबसाइट, क्या उनको रहना चाहिए इसके बारे में कि वो बिल्कुल तरीके से तैयारी कर सकते हैं? ये बेसिकली आपको जो एनसीईआरटीज होती है ना, ये बहुत बेसिक बुक्स होती हैं। ये स्कूल के बच्चों को बेसिकली समझाने के लिए उतनी सिंपल लैंग्वेज में होती है, जो एक बहुत ही अर्ली एज में जो हमारी की लर्निंग होती है। तो इसलिए हम एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, और एक बार फाउंडेशन जब बन जाता है फिर उसको हम एडवांस टेक्स्ट बुक्स में ले जा सकते हैं। पैरेलली आपके पास कोचिंग का ऑप्शन होता है, आप कोचिंग लेके भी ये चीज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो। सर ऑनलाइन कोचिंग का ज्यादा अच्छा रोल रहता है या ऑफलाइन कोचिंग का आपके हिसाब से? डिपेंड करता है मैम। ये अगर आपके पास अवेलेबल है ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन इज एनी डे बेटर, कि उसमें आप एक एटलीस्ट वो फिजिकली टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। और ऑनलाइन अगर मजबूरी है, अगर आपके पास, अगर आप वर्किंग हैं या कहीं दूर हैं, तो ऑनलाइन भी उतना ही अच्छा है। बस ये है थोड़ा सा सब लोगों के लिए उतना फिजिबल नहीं होता है ऑनलाइन वाला, तो एट टाइम्स जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ओके। अच्छा सर एक बहुत अच्छा सवाल जो मेरे पास आया था बच्चों की तरफ से वो ये था कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है या ग्रुप स्टडी? क्योंकि सर ग्रुप स्टडी में उनका ये भी कहना था कि जैसे उनको आगे जाके लोगों से मिलना जुलना है, उनको एक व्यवहारिकता का नेचर भी रखना है, तो इस हिसाब से ग्रुप स्टडी भी वो करना चाहते हैं, लेकिन ग्रुप स्टडी में डिस्ट्रैक्शन ना हो, उस चीज को लेके आपकी क्या राय है? सेल्फ स्टडी इज बेटर और ग्रुप स्टडी इज मोर बेटर? ये आपके वो जो पेयर हैं, जो आपके ग्रुप पेयर हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के हैं। आपके साथ एट टाइम्स वो ग्रुप स्टडी ब्लंडर भी कर सकती है जब आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ बात करेंगे। और सेल्फ स्टडी का तो एनी डे वो तो है ही अच्छी, उसमें तो आपको खुद से करना है। बस ये है कि ग्रुप स्टडी में आपको इक्वल उसी एप्टीट्यूड के, उसी कैलिबर के लोग मिल जाएं तो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट उससे ये होता है कि आप कुछ चीज अगर नोट्स बनाने हैं तो डिवाइड करके सब लोग बना सकते हैं, टाइम कम लगता है, प्रोवाइडेड वो लोग आपके ही कैलिबर के और उस लेवल के हों। सर क्या ये बात सही है कि तैयारी में जो करते हैं तैयारी, वो बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद करके और 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? इस सबसे बड़ा मिथ है इस एग्जाम को लेके ना, ये बड़ा झूठ बोलते हैं। तो अगर कोई टॉपर ये बात बोलता है उसने अगर 18 घंटे पढ़ाई की है तो इंसान नहीं है, वो रोबोट है, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही बैलेंस तैयारी है, कोई सजा थोड़ी ना है ये तैयारी। मतलब ये तो 18 घंटे तो एक तरह की पनिशमेंट है। तो सब अपनी मर्जी से तैयारी शुरू करते हैं। तो अगर आप ऑन एवरेज 8 से 10 घंटे रोज पढ़ लेते हैं ना, इज मोर देन सफिशिएंट। और साथ में पैरेलली कुछ ऐसा एक्टिविटी, कोई रनिंग कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो, 1-8 घंटा खेलना जरूरी भी है। आपकी मेंटल हेल्थ को ना बना के रखना बहुत जरूरी है। एट टाइम्स कभी यार ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है तो फिर वो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में। तो इसलिए अच्छा है थोड़ा एक्टिविटी होनी चाहिए साथ साथ। और 8-10 घंटे रोज बहुत है, बहुत ज्यादा है वो भी। ओके।
सर आपकी तैयारी के दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपका दोस्तों से मिलना जुलना घूमना फिरना सर रहता था? इनिशियल ईयर्स में मैंने यही गलती की जो मैंने आपको अभी सुधार में बता रहा हूँ। मैं किसी से नहीं मिलता था, मैं बहुत एकदम आइसोलेटेड रहता था। तो उसका फिर रिजल्ट यही हुआ कि रिजल्ट नहीं मिला मुझे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर बाद में जब मैंने थोड़ा चेंज किया, लोगों से मिलने लगा, वो आइसोलेशन मतलब फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, ये कोई सजा नहीं है, ये बाय चॉइस है। हर आदमी अपनी मर्जी से तैयारी करता है, तो फ्रेंड्स से दूर होने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, मतलब एट टाइम्स फ्रेंड्स बड़ा मोटिवेट करते हैं। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो मुझे मोटिवेट करते थे। वो नहीं होता था तो एक आध दिन उनके साथ घूमा थोड़ा, फिर दोबारा लग गए। तो बैलेंस मतलब इट्स सब कुछ बैलेंस पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं। राइट, दैट्स अ परफेक्ट, वेरी परफेक्ट आंसर सर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि इसमें कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए? 4 घंटे, 5 घंटे इन आवर्स? जैसे अब डिपेंड करता है कि आपको किस साल एग्जाम देना है। अगर आपके पास समय ही बहुत कम है तो उस सिचुएशन में तो आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 12-13 घंटे करने पड़ेंगे। पर अगर आपको फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर में है कॉलेज के और आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको दिन में 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो भी बहुत है। फिर जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपको फॉर एग्जांपल जनवरी से आपको तैयारी शुरू कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आपको मई में एग्जाम देना है, जी। तो लगभग आपको 1.5 साल है। तो अगर आप 6 से 7 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो इट्स सफिशिएंट, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ओके, तो और सर अगर इस जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, आपने लेट तैयारी शुरू की है, तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जब एग्जाम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्री के बाद मेंस में 3-3.5 महीने मिलते हैं यूपीएससी में और पीसीएस में, तो उन दिनों में थोड़ा बढ़ जाता है, वो 7 की जगह 14 घंटे हो जाते हैं, पर उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब ये भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा है, 11-12 घंटे सफिशिएंट। सर रिवीजन का क्या रोल रहता है सर इसमें, और ऑनलाइन नोट्स और ऑफलाइन नोट्स ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत लिमिटेड सोर्सेज पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करना है, जितनी बार कर सकते हैं। मतलब मैं अपना बताऊं तो मैंने बहुत ही बेसिक बुक्स को 40 बार 50 बार रिवाइज किया होगा। तो रिवीजन ही एक बहुत अच्छा तरीका है इस एग्जाम में, क्योंकि सोर्सेज बहुत कम हो पर मल्टीपल रिविजन्स हो, तो रिवीजन तो बड़ा कोर है, वो ज़रूरी है। और क्या क्वेश्चन था आपका? एक ऑनलाइन नोट्स या सर ऑफलाइन नोट्स? ये आपकी कन्वीनियंस है, आपको क्या बेटर लगता है। मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे जब तक पेन पेपर नहीं मिलता मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं हुई है। कुछ लोग होते हैं, मेरे फ्रेंड्स रहे हैं जो आईपैड में पढ़ लेते थे बुक्स, तो ये आपकी कन्वीनियंस है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी। सर आईपैड या ऑनलाइन जो हम नोट्स बनाते हैं, क्या ये सच है कि हम उसको टाइम टू टाइम आसानी से अपडेट कर सकते हैं और वो फिजिबल है साथ में ले जाने के लिए? आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसको अपडेट भी आप कर सकते हैं? ये बिल्कुल उसके एडवांटेज हैं, उसको कभी भी अपडेट किया जा सकता है। अभी ऑफलाइन नोट्स में होता है कि आपको पेजेस चिपकाने पड़ते हैं बार बार, कुछ तो स्टिकी नोट्स लगाने पड़ते हैं, वो होता है थोड़ा बहुत। पर हाँ, पर डिपेंड करता है, कुछ लोगों को मजा आता है। मुझे जब तक कागज बहुत एकदम भरा ना हो तो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंस होती है, वो ऑनलाइन कर लेते हैं, वो ऐसे तो ठीक है, दोनों सोर्सेज अच्छे हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए, आप कैसे भी कर लीजिए, तब हार्डली मैटर्स। ओके सर, मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें आंसर राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आंसर राइटिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? प्रैक्टिस मैम, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिस ही एक वो है, बस इसको शुरू कर लें। हमारी ना एक हेजिटेशन रहती है शुरू से ही कि आंसर राइटिंग तब करेंगे जब पूरा पढ़ लेंगे, तो वो बहुत लेट हो जाता है। तो आंसर राइटिंग तो कभी भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक उठाया न्यूज़पेपर में, कुछ भी कोई प्रोमिनेंट सी चीज़ चल रही है, उसको उठाया और लिखने लग गए उसके बारे में। तो आंसर राइटिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको इतना परफेक्ट बना देती है आपने, क्योंकि फिर आप 6 महीने के बाद अपना वो शुरू वाला अगर आंसर पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो आंसर राइटिंग तो डे 1 से शुरू कर देनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर बहुत लंबे आते हैं और बहुत सारे लोग पेपर को पूरा नहीं कर पाते हैं इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने आंसर राइटिंग कभी की नहीं है। तो इसलिए आंसर राइटिंग का बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें सिविल सर्विसेज में। सर सब्जेक्ट्स इसमें काफ़ी रहते हैं, तो कई बार होता है बच्चों का ये डाउट कि किसी ने अगर एनवायरनमेंट पढ़ा है तो उनको लगता है कि उनका करियर एनवायरनमेंट में ही है, कुछ को लगता है कि वो पॉलिटी ही पढ़े जा रहे हैं तो पॉलिटी में उनका बहुत अच्छा करियर बन सकता है, कुछ एक एक्स्ट्रा अच्छा सब्जेक्ट उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो सर सारे सब्जेक्ट्स को कैसे साथ में लेकर चलना है, सबको इम्पोर्टेंट टाइम कैसे दे सकते हैं? देखिए, पहले तो मैम ये ज़रूरी ये है कि हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी हैं। इस एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है।
अच्छा है, कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें आपकी अच्छा कंट्रोल है, आपका मतलब बहुत अच्छा होल्ड है, तो वो आपको बाद में जब एंड में नर्वस होते हैं ना एग्जाम से पहले, तो फिर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लो तो कॉन्फिडेंस दोबारा से हो जाता है, दोबारा से स्ट्रेंथन हो जाता है। तो आपको करने तो सारे पड़ेंगे, और कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी जो मतलब एस्पिरेंट तो नहीं, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों का कोई ना कोई सब्जेक्ट हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रहा है। मेरे भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहे हैं जो मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली, मुझे आप कभी सोते हुए उठा के पूछोगे तब भी बता दूंगा मैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे। सर मैं जानना चाहूंगी, इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं। जैसे मैम मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो पॉलिटी तो मेरे लिए बहुत ही हमेशा से ही बड़ा अच्छा होल्ड रहा है मेरा पॉलिटी पे। हिस्ट्री पे अच्छा रहा है। इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी नहीं थी, पर हाँ मैंने मास्टर्स किया तो मेरे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे थे। सारे ही लगभग मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। पॉलिटी से थोड़ा ज्यादा मेरा रहा है क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट था, तो पॉलिटी मेरी बहुत अच्छी थी। सर कट ऑफ को लेके क्या उसका रोल रहता है, एक बार वो थोड़ा सा समझाइएगा। ये बड़ा ना है कि एक शुरू में हम बड़ा एक माइंड सेट करके अपना प्रिपेयर करके जाते हैं कि यार ये कट ऑफ होगी। मैंने कभी आज तक कट ऑफ के बारे में नहीं सोचा। मैं एग्जाम देने जाता हूँ और उसको पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कट ऑफ जो जाएगी जाती रहेगी, है ना। हम पहले से अगर ये दिमाग में लेके जाएंगे कि इतने इतने क्वेश्चंस कर देंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो बड़ा बहुत ही मतलब बहुत ही फुलिश हमारा कहीं हमारे पार्ट पे है कि हमें क्या पता कि क्या कट ऑफ जाएगी, पेपर का लेवल क्या है, कैसे बच्चे उसको कैसे किस तरह के बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कट ऑफ कभी इनिशियली दिमाग में नहीं होनी चाहिए। एग्जाम दे के आओ अच्छे से, और यूजुअली फिर उस हिसाब से कट ऑफ भी क्लियर हो जाती है। ये आपने सर बिल्कुल ठीक बात कही। तो सर इंटरव्यू के जैसे आपकी तैयारी के दौरान सर आपने भी कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे। हाँ, कुछ लोगों का हेल्प हुई सर उससे, आपको कुछ लगा कि हाँ वो हेल्पफुल है? कुछ लोगों ने जो रियलिटी बताते हैं ना, उन लोगों के इंटरव्यूज तो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, पर एट टाइम्स लोग फैब्रिकेट करके बताते हैं अपने स्ट्रगल को कि यार मैंने तो पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। वो कई बार लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है वो स्ट्रैटेजी, उनको अपनी स्ट्रैटेजी से। पर जो लोगों ने सच्चाई से बताया है कि मैं फेल भी हुआ हूँ, मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कैसे पढ़ा है, उन लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं और बड़े हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए। सर अगर कोई वर्किंग है तो क्या साथ में तैयारी पॉसिबल है? मैं रहा आपके सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल। मैं 2 साल से सर्विस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में हूँ, यहाँ सारे गवर्नमेंट अपने कमिटमेंट्स पूरी कर रहा हूँ, और मैंने तैयारी करके दोबारा से टॉप मोस्ट पोस्ट ली है इस बार पीसीएस में। पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ में है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। ऑफिस अगर 9 बजे है तो आप जल्दी उठिए, पढ़िए, जाने से पहले आके पढ़िए। फिर वही आपको 8-7 घंटे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। सर अगर कोई सवाल है जिसका आंसर जवाब नहीं आता है, तो उस टाइम स्टूडेंट को या जो उस टाइम एग्जाम दे रहा है उनको क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल प्री में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है जी, तो प्री में आपको 100% क्वेश्चन आने जरूरी नहीं है। अगर आप यूपीएससी के कट ऑफ देखेंगे तो वो 50% से भी कम जाती है। सिमिलरली अगर पीसीएस में देखेंगे तो वहां भी 60-65-70% कट ऑफ जाती है। अगर नहीं आते तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस हर क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। आप छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए उस क्वेश्चन पे। मेंस में भी सर यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है? मेंस में ये आपके पास गुंजाइश नहीं है। मेंस अच्छा। में आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, तो 20 के 20 करने हैं किसी भी हालत में। आता नहीं है तो कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए, रिलेटेड कुछ लिखिए। मेंस में आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। ओके सर, स्लीपिंग शेड्यूल कैसा रहना चाहिए या आपका कैसा था? कितने घंटे की नींद इम्पोर्टेंट है? वही फिर डिपेंड, कुछ लोग जल्दी उठते हैं सुबह, कुछ लोग रात को लेट मतलब सारी रात जागते हैं, तो डिपेंड करता है। इनिशियली मैं रात को पढ़ता था, दिन में सोता। दिन में क्या मतलब 5 घंटे बहुत, तो 5 घंटे की नींद तो वैसे भी सफिशिएंट होती है। तो मैंने ऐसे 5 से 6 घंटे की नींद ली है। और पहले इनिशियली मैं रात में तैयारी करता था, फिर मैंने बाद में अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज किया। मैं अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठता था और ऑफिस जाने से पहले मैं पढ़ाई करके ऑफिस जाता था। सर मॉक टेस्ट जो होते हैं उनका क्या रोल रहता है इसमें, वो कितने हेल्पफुल रहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। जैसे सिविल सर्विसेज में तो खासकर आपको 40 to 50% क्वेश्चन ही डायरेक्टली आते हैं। उसके बाद जो लोग कहते हैं ना इंटेलिजेंट गेस करते हैं, तो इंटेलिजेंट गेस तभी कर पाते हैं जब आपने बहुत सारे मॉक किए होते हैं।
इंटेलिजेंट गेस कोई तुक्का नहीं होता है, वो आपकी जो मेमोरी आपने डेवलप की है अपनी चीज़ों को लेके, कोई विजुअल मेमोरी है, कोई और किसी तरह से आपने चीज़ों को लिंक किया है, तो मॉक टेस्ट में आपके जो भी प्रैक्टिस होती हैं, जो गलतियां होती हैं वो हो जाती हैं, ताकि फिर आप मेन एग्जाम वाले दिन वो गलतियां नहीं करते। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट के साथ उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। अब जो आपने गलती की है मॉक टेस्ट में, उसको बाद में रिवाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। मॉक टेस्ट सर कब से देना स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान? जब आपकी बेसिक से इतनी तैयारी हो जाए, आप उस क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, तब से आप दे सकते हैं। कोई ऐसा उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एंड में ही करना है, आप डे 1 से भी कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो। सर इंटरव्यू की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? मेंस के रिजल्ट आने के बाद या मेंस के साथ? इंटरव्यू की तैयारी पैरेलली होती ही रहती है। जैसे जिस दिन आपने तैयारी करने के लिए सोच लिया आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो इंटरव्यू की तैयारी तो उसी दिन से शुरू हो गई। वो जो सवाल यूजुअली पूछते हैं कि आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, जी। उसका जवाब उसी दिन होता है आपके पास जब आपने तैयारी शुरू की थी। तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है, वो पैरेलली सब चीजें साथ साथ होती रहती हैं। हाँ, एंड में जाके कुछ करंट अफेयर्स, कुछ इश्यूज पे आपके व्यू आप बना लीजिए जो इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे। सर कुछ बच्चे हैं जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, या जो तैयारी करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं यार, वो बड़ा बड़ा बहुत ही गलत हो रहा है अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो। जी। और मतलब मैसेज मैं तो क्या दूंगा, मतलब उनको एटलीस्ट उनको मौका मिल जाए तो अच्छा है। एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। तो सर तैयारी के दौरान जो आपने अपनी खूबियां और खामियां देखी होंगी, तो अभी सर क्या क्या खामियां आपने देखी और उस पर आपने कैसे क्या वर्क किया? ये ना एक मैम, इसमें ना प्रोसेस यूपीएससी सिविल सर्विसेज में या जैसे भी स्टेट पीसीएस में ना, अगर आप थोड़ा अपने आप को इवॉल्व होता हुआ देखते हैं, आप इनिशियली कितने इमेच्योर होते हैं, पेशेंस नहीं होती है आपके अंदर, आप में वो डेडिकेशन नहीं होती है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हैं कि आप कितने इवॉल्व हो जाते हैं कि आपको हर चीज़ अब उतनी एंग्जाइटी नहीं रहती है, वो पेशेंस आ जाती है। तो इनिशियली मैं बहुत इस तरह से इम्पेशेंट था चीज़ों को लेके कि जल्दी रिजल्ट मिले, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। पर इवेंचुअली सारे प्रोसेस ने मुझे इतना इतना काम और कंपोज बना दिया कि अब मुझे ज़्यादा पैनिक नहीं होता है। ठीक है, हो जाएगा। मतलब मेहनत करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहे, पर वो पेशेंस इस एग्ज़ाम ने सिखाई है जो मुझे और कोई नहीं सिखा पाया। सर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इन सब के दौरान खुद को सर मोटिवेशनल और कंसिस्टेंट कैसे रखें? ये मैम एकदम सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम है। मैं कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख के और अपने आप को रोजाना वो मोटिवेटेड नहीं रख सकता। सेल्फ प्रोपेल्ड है। ये वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आपने तैयारी करनी शुरू क्यों की थी, कि मैंने स्टार्ट क्यों की थी, तो वो एक मोटिवेशन रहता है। बाकी आपके कुछ लाइफ में हर आदमी के कुछ ना कुछ ऐसी इंसिडेंट होते हैं जिससे वो मोटिवेट हुआ है, या कुछ भी उसके ड्रीम्स होते हैं जो उसको मोटिवेटेड रखते हैं। तो ये सबका अपना अपना वही है, मतलब एंड में सेल्फ प्रोपेल्ड है, अपने आप से होता है। ये आप किसी के अंदर डाल नहीं सकते हैं। हर रोज सुबह उठना है वो, तो आप उठते ही कोई मोटिवेशनल वीडियो थोड़ा ना देखते हैं, वो तो आपके अंदर से होता है, वो आता है, अपने आप आता है वो। सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज, कोई मोटिवेशनल थॉट या कोई मैसेज आप देना चाहें? मैसेज तो मैम यही है कि कई बार हमें थोड़ा सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है और हम फिर उसको गिव अप कर देते हैं। तो बस वो पेशेंस बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस, वो बहुत, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसे किसी भी एग्जाम में, और मतलब इन जनरल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है कि हमें पेशेंस बना के रखनी होती है। यू नेवर नो, अगले मोड पे आपकी सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है और हम उसको पहले गिव अप कर देते हैं। तो जब तक आप लगे हुए हैं बस पेशेंस रखिए और जो कमियों पे काम करते रहिए। मतलब फेल होते हैं तो हमारी कमियों की वजह से ही होते हैं। अगर उन कमियों पे आपने काम नहीं किया तो फिर दोबारा फेल होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पेशेंस रखते हुए उन कमियों पे काम करते रहिए, इवेंचुअली आप हो जाएंगे सेलेक्ट। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप हमारी फैकल्टीज से मिले हैं तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम आपका। मतलब आपकी फैकल्टी से जिन जिन लोगों से भी मेरा परिचय हुआ है, बहुत अच्छा उनका वो रहा है। कुछ जिन लोगों से सब्जेक्ट के बारे में बातें हुई हैं तो वो भी लोग बड़े, मुझे भी कुछ नॉलेज मिली है उन लोगों से बात करके। और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मैम आपका। मेरी बहुत ही बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ। कभी फिजिकली आपके साथ वहाँ आके बच्चों से इंटरेक्ट करने का या आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, और मैं आशा करती हूँ कि इस बातचीत के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल जी जान से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। सर शिक्षा परिवार की तरफ से
अगर मैं किसी एक भी बच्चे को मोटिवेट कर पाया हूँ तो आई थिंक मेरा काम हो गया। दैट्स ग्रेट सर। सर, शिक्षा कुल परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।